नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गुप्ता और आज की क्लास में हम अपना पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। पहली क्लास में हमने संख्या पद्धति में भारतीय प्रणाली के बारे में पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में पढ़ा था और रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ा था और दार्शनिक प्रणाली के बारे में भी पढ़ा था। तो ये सारी संख्या पद्धति की जो प्रणालियां थे उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था और आज हम उसके आगे अंकों के मान के बारे में पढ़ेंगे। अंकों के मान में हम देखते हैं वास्तविक संख्या, जातीय मान या अंकित मान। ये हमारा अंकों का मान होता है। तो संख्या पद्धति में वास्तविक मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, जातीय मान। ये तीनों एक ही नाम है, तीनों को हम एक ही नाम से जानते हैं। और फिर दूसरा होता है हमारा स्थानीय मान। अगर हम इंग्लिश में बोले तो हम इसको बोलते हैं फेस वैल्यू और इसको बोलते हैं लोकल वैल्यू। ठीक है। तो वास्तविक मान, किसी भी संख्या का वास्तविक मान क्या होता है, यानी कि कोई भी संख्या होती है उसका वास्तविक, जैसे 2 है हमारी संख्या, जैसे हमारी संख्या 2 है तो इसका वास्तविक मान क्या है, आपका 2 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पूरा एक नंबर ले लेता हूँ 9823, तो अगर मैं यहाँ बोलूं कि 2 का वास्तविक मान क्या है, तो आप कहीं भी किसी भी नंबर में, कितने भी बड़े नंबर में कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं तो 2 का वास्तविक मान हमेशा 2 ही रहेगा। तो आप किसी भी प्लेस पर, यानी कि अगर हम वैसे देखें तो ये इकाई और दहाई के अंक पर है, लेकिन संख्या का वास्तविक मान हमेशा वही रहता है जो संख्या का मान होता है। जैसे 10 का वास्तविक मान 10 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, यानी 0 से लेकर 9 तक के सारे जो अंक होते हैं उनका वास्तविक मान उतना ही रहेगा जितना हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक मान होता है आपका 2। अब स्थानीय मान को हम देखें तो स्थानीय मान वो होता है जिसमें संख्या किस प्लेस पर है, किस स्थान पर है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको दूं, जैसे 9823 की ही अगर बात मैं करूं तो 9823 में अगर 2 का मान पूछा जाए, 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान ये दहाई के अंक पे है। तो 2 और जितने भी उसके आगे नंबर्स रहते हैं वहां पर हम बोलेंगे उतने 0 लगा दे। तो यहाँ पर 2 का वास्तविक मान जो है वो है 20। तो स्थानीय मान और वास्तविक मान में यही आपका एक अंतर है। यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ 2 का वास्तविक मान या अंकित मान या जातीय मान क्या है, तो हम बोलेंगे 2 है। और अगर मैं बोलूं 2 का स्थानीय मान क्या है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 20, यानी कि 20 है। तो इस टाइप से हम ये निकालते हैं स्थानीय मान और वास्तविक मान। इस तरह हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे अगर कोई नंबर दिया है आपको 275235, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का स्थानीय मान क्या बताएंगे आप। यहाँ पर आप 7 लेंगे, जो भी मान होता है आप उस नंबर में 7 रखिए और उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं, जैसे कि 7 के बाद यहाँ पर 4 नंबर है, तो यहाँ पर आप 4 0 लगा देंगे, यानी कि 4 शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान ये क्या है आपका, ये स्थानीय मान है। ये 7 का स्थानीय मान कहलाएगा, ये 7 का स्थानीय मान कहलाएगा। और अगर 7 का वास्तविक मान पूछा जाए तो यहाँ पर 7 का वास्तविक मान जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक मान आपका 7 ही रहेगा। तो याद रखिए, किसी भी नंबर पे, किसी भी नंबर का वास्तविक मान, उसका जो एक्चुअल मान होता है, जो वास्तविक होता है वही रहता है, और उसका स्थानीय मान यानी कि वो किस स्थान पर है। क्योंकि हमने अभी जब प्रणाली अपने देखी थी, भारतीय प्रणाली, तो उसमें आपने क्या देखा था कि अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूं तो ये प्रणाली आपकी जाती है। तो यहाँ पर ये सारी प्रणाली में हमने हर संख्या का एक स्थान निश्चित किया है। तो इस संख्या में एक स्थान क्या है, जैसे सबसे पहला अंक है तो उसको हम इकाई बोलते हैं, दूसरा अंक है तो उसको हम दहाई बोलते हैं, और जो तीसरा स्थान है उसको हम सैकड़ा बोलते हैं, और जो चौथा स्थान है उसको हम हजार बोलते हैं। तो ये क्या है, स्थानीय मान। मतलब जब कोई संख्या लिखी जाती है तो वो उस संख्या में किस स्थान पर है उसको हम उसका स्थानीय मान बोलते हैं। और वास्तविक मान हमेशा संख्या कोई भी हो, उसका वास्तविक मान वही रहता है जो उसका वास्तविक मान होता है। यानी कि 2 का वास्तविक मान हमेशा 2 ही रहेगा, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। लेकिन अगर किसी उसको ग्रुप समूह में लिखते हैं तो समूह में फिर हम
उसका स्थानीय मान भी निकालते हैं। तो इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ये क्या निकाला, स्थानीय मान, यानी कि किस एक अंकों के समूह में किसी संख्या का उस समूह में क्या स्थान है, इसको हम स्थानीय मान से देते हैं। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं स्थानीय मान, यानी कि जितने भी नंबर हैं उस संख्या के स्थानीय मान पूछा जाए तो 7 के बाद जितने भी नंबर्स हैं आपके, वो क्या होंगे, उसके उतने ही जीरो लग जाएंगे और वो उसका स्थानीय मान कहलाएगा। वास्तविक मान जो नंबर पूछा है उसका वास्तविक मान हमेशा वही रहेगा। स्थानीय मान के बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं इसके में, स्थानीय मान और वास्तविक संख्या अंकों के मान को लेकर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है संख्या 569387 में अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। तो आपको इसमें जो अंक 9 है, ये जो आपको नंबर दिया है, इसमें 9 अंक का स्थानीय व वास्तविक मान का अंतर निकालना है, यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, 569387 में 9 का वास्तविक मान जो है, वास्तविक मान आपका 9 रहेगा और स्थानीय मान आपका जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, ये 9 है आपका, तो 9 और इसके बाद 3 नंबर्स और दिए हैं तो 3 नंबर्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसमें अंतर निकालना है आपको, तो स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में अंतर निकालना है। तो स्थानीय मान 9000 में से आपको 9 माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1998। तो यहाँ देखिए 4 आपके विकल्प दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर 8991 यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही। तो जो आंसर आ रहा है वो आपका बी आ रहा है, 8991। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस हम इसमें आगे देखेंगे। अभी मैंने ये उदाहरण के तौर पर आपको एक क्वेश्चन बताया है, बाकी क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको भी लिखना है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में हम देखेंगे किस किस तरह की संख्याएं होती हैं। आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, जैसे प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो एक बार उन सारी संख्याओं का हम पूरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उनके बारे में एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आपके क्वेश्चंस करेंगे। इन संख्याओं के प्रकार के बाद हम इन विभाज्यता के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला होता है आपका प्राकृत संख्या, जिसको मैं इंग्लिश में भी यहाँ लिखता जा रहा हूँ। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं जो आप सीखते हैं वो आपकी सारी प्राकृत संख्या होती है, यानी कि जो आपने शुरुआत फर्स्ट में की है, सेकंड में, जैसे कि नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाती है ये? अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट। याद रखिएगा प्राकृत संख्याएं आपकी 1 से चालू होती है, 1 से आपकी शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं होल नंबर। अगर आप इंग्लिश में भी करना चाहते हैं कुछ लोग, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या को होल नंबर। होल नंबर आपका जो होता है, होल नंबर में ये सारी संख्याएं आती हैं। होल नंबर में भी आपकी सारी ये संख्याएं आएंगी, लेकिन इसमें सबसे पहला जो स्टार्टिंग होगी या जो शुरुआत होगी वो होगी 0 से। तो होल नंबर में आपके 0 भी हमारा आ जाता है और हमारी सारी होल नंबर्स कहां तक जाएंगी? आपकी इनफाइनाइट तक, यानी कि सारे होल नंबर्स कहां तक हैं? 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है।
तो इनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं के बाद आपकी आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं को हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। पूर्णांक संख्या मतलब वो संख्याएं, अभी आपने देखी जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी शुरुआत हो रही है या पॉजिटिव संख्याएं, यानी कि +1 +2 +3 ये नेचुरल नंबर्स में आती, फिर आपने जीरो लगाया, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। अब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो इसमें दोनों तरह की संख्या होती है, यानी कि आपकी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, यानी कि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट और ये यहाँ से माइनस इनफाइनाइट, यानी कि ये संख्याएं जो होती हैं आपकी वो आती हैं आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि दोनों तरह की संख्याएं आती हैं। तो पूर्णांक में आपकी सारी संख्याएं आ जाती हैं, यानी कि पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। आप लोगों ने पढ़ी होगी माइनस इनफाइनाइट से जो आपकी लिमिट होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं सारी की सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याओं में आ जाती है, यानी कि इंटीजर्स में आ जाती है। फिर पूर्णांक संख्या के बाद हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं आपकी, यानी जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं। दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं। दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं जैसे कि आपकी होती है 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है, और जितनी भी आएंगे आपके इनफाइनाइट तक वो सारी संख्याएं। तो ये कहलाती हैं आपकी दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। फिर आती हैं आपकी विषम संख्याएं। इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, और दो से विभाजित न होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मैं यहां तक छोड़ रहा हूं, लिख के आप आगे समझ जाइएगा। यानी जो दो से विभाजित ना होने वाली संख्याएं, दो से विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी विषम संख्याएं हैं। तो ये सारी की सारी आपकी विषम संख्याएं। तो अभी हमने पढ़ा इन पांच संख्याओं के बारे में। अब हम आते हैं आगे। आप जिसको भी ये नोट करना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है और या नोट कर सकता है कॉपी पे। हाँ, दूसरा हमारा संख्या है फिर भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं को अगर हम बात करें तो भाज्य को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर और अभाज्य को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ये आप अगर इंग्लिश में जो कोई लिखना चाहे तो इसको समझ सकता है। भाज्य और अभाज्य, कॉम्पोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स।
मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको लिखना वो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो भाज्य संख्याएं होती हैं आपकी कॉम्पोजिट नंबर। देखिए दो टाइप की संख्या है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या समझते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और वन यानी कि एक के द्वारा विभाजित होती है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो स्वयं के द्वारा यानी कि जो सेल्फ डिविजिबल होती हैं या फिर वन से डिविजिबल होती हैं। स्वयं यानी कि सेल्फ डिविजिबल होती हैं या वन से डिविजिबल होती हैं। तो यहाँ पर हम इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि हम जैसे कहते हैं 1 3 1 हम नहीं लेंगे, 2 भी लेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। इस टाइप से जितनी भी संख्याएं, ये क्या है? ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से ही डिवाइड होंगी, यानी कि स्वयं से ही विभाजित होती। जैसे 2 में आप किसी का भाग देंगे, 4 का देंगे तो नहीं जाएगा, 1 का देंगे तो सब में भाग चला जाएगा। लेकिन 2 में आपको सिर्फ 2 का ही भाग देने पर ये विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे 3 में 3 से ही होगा, 5 में 5 से ही होगा, 7 में 7 से ही होगा, 11 में 11 से ही होगा। तो ये सारी जितनी भी संख्याएं हैं इस तरह की जो सिर्फ स्वयं के द्वारा ही विभाजित होती हैं और एक से यानी कि 1 का डिवीजन सब में जाता है। अगर इसी किस संख्या में भी आप 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से विभाजित करेंगे तो ये सारी संख्या विभाजित हुई। तो यहाँ पर क्या है? अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? वो संख्याएं जो स्वयं के द्वारा या फिर 1 के द्वारा, एक के द्वारा विभाजित हो सकती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब भाज्य संख्या क्या बताया था? भाज्य संख्या यानी कि कॉम्पोजिट नंबर। तो ये वह संख्याएं होती हैं जो दूसरे नंबर से भी, जो दूसरे नंबर्स या दूसरे संख्याओं से विभाजित होती हैं। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे कि आपका यहाँ पे मैं 4 लिख दूं, 4 को डिवाइड करता हूँ, 4 को अगर विभाजित करना है तो ये 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर 4 सिर्फ 4 से जाता है यानी कि 4 जो है सिर्फ 4 से विभाजित होता तो वो अभाज्य संख्या में आ जाता है। लेकिन 4 यहाँ 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए ये किस में आएगा? ये आपकी भाज्य संख्या में आएगा। ठीक है, तो 4 हो गया। अब जैसे 8 को देखा जाए तो 8 में आपको क्या देख रहे हैं, या आप दूसरी तरह से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर इस संख्या के हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। ठीक है, फैक्टर करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो अगर ये गुणनखंड में नंबर आते हैं, कई नंबर आते हैं आपके, जैसे ये 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये 2 से भी जा सकता है, ये 2 का गुणनफल है, फिर 2 से ये 4 से भी जा सकता है। यानी कि 8 को हम 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है 2, एक होता है 4, और 8 से तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं। तो ये संख्या किससे हो रही है? 2 से भी विभाजित हो रही है और 4 से भी विभाजित हो रही है। इसलिए ये इस तरह की संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, इन नंबर को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इन नंबर पे काफी क्वेश्चंस आते हैं और ये काफी आपको कंफ्यूज भी करती हैं। तो ये होगी 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और 10 हो गया और 12 हो गया। इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब आपकी भाज्य संख्याओं में आएंगी। भाज्य संख्या के बाद जिसको भी ये लिखना है आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
या इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके एक बार फिर से अच्छे से देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से आए। फिर इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एनओ करके भी लिख सकता हूँ या एनयूएम करके भी लिख सकता हूँ, तो आप समझ जाइएगा आगे। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन सी संख्या होती है? रैशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा यहां पर यह है कि Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, और P और Q जो है वो आपके पूर्णांक होने चाहिए। परिमेय संख्या यानी कि इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि P बटा Q, यानी कि Q की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ कंडीशन है कि Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ये होती है आपकी परिमेय संख्याएं। और यहाँ पर आप जानते हैं P को हम क्या बोलते हैं? P अपॉन Q, P को बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं हर। तो इस टाइप की संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो होती है 2/3, 1/2, 5/6। वैसे अगर आप चाहें, अगर आप ऐसे भी लिख देंगे 5/1, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही कहलाएगी। अगर आप लिख देते हैं 9/3, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही कहलाएगी। भले बाद में हम इसको ऊपर नीचे अंश और हर को काट के इसको पूर्णांक में ला सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, तो वैसे हम इसको लिखते नहीं है। तो ये हो जाएगी आपके इस टाइप की संख्याएं जितनी भी हैं आपकी 4/9, ये सब आपकी परिमेय संख्याओं में आती है। तो भिन्न के रूप में कोई भी संख्या जो हम लिख सकते हैं वो आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे कि आपके √2, √5, √11, ये जितनी भी संख्याएं हैं इस टाइप की आपकी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो अभी हमने जितने भी सारे संख्याओं के प्रकार थे वो सारे देख लिए हैं।
ये हमें लगभग आपके काम में आएंगे सारे, कौन कौन सी किस तरह की संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका होता है उत्तरवर्ती संख्याएं या अनुवर्ती संख्याएं। इसको मैं, आप जिसको भी इसको लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, या आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें। उत्तरवर्ती संख्याएं या अनुवर्ती और परिवर्ती। उत्तरवर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्याएं या अनुवर्ती या परिवर्ती संख्याएं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सक्सेसर। सक्सेसर मतलब होता है, या उत्तरवर्ती होता है मतलब जो भी संख्या आपको दी जाती है उसमें हम 1 + 1 कर देते हैं, तो उसके बाद की संख्या है। जैसे कि आपको कोई नंबर दिया है 1, तो अगर इससे आपसे पूछा जाता है कि इसका उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे इसमें एक को जोड़ेंगे और उसका अगली संख्या होगी 2। तो इसकी एक की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परिवर्ती संख्या जो है, ये तीनों इसी के नाम है, तो इसको हम बोलेंगे कि एक की उत्तरवर्ती संख्या 2 है। ठीक है, या फिर आपको जैसे दे दी जाए कि 29 यानी कि 29 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो आप इसमें एक जोड़ेंगे, और ये 30 इसकी 29 की उत्तरवर्ती संख्या है। या 105 दे दी जाए आपको, तो उसमें 106 यानी 105 की उत्तरवर्ती संख्या 106 है। तो ये उत्तरवर्ती संख्याएं कहलाती हैं आपकी, यानी कि आपको उसके बाद का नंबर, यानी कि उसके बाद की संख्या को बताना, जो भी संख्या दी है उसके उत्तरवर्ती संख्या यानी उसके बाद की संख्या। और उत्तरवर्ती के बाद हम आते हैं पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती के हम आते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए 11 + 1 यानी कि 12, या 17 + 1 = 18। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रीडेसेसर जो होता है, यानी कि आपका एक पिछली संख्या। जैसे कि आपने यहाँ एक बाद की संख्या बताते हैं, पूर्ववर्ती में आपकी एक पिछली संख्या। पिछली संख्या जैसे कि आपसे बोला जाए, जैसे होता है आपका, आपको बोल दिया है कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में से -1 करेंगे, तो 99 आपकी इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। यानी कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99 होगी। और अगर आपसे बोला जाए 1001 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1001 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो इस तरह से ये हम बताएंगे कि उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। इसको आप उतार लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चंस क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका 2000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती 2001 है। 2000 के पूर्ववर्ती यानी कि 2000 आपका एक नंबर दिया है 2000। इसमें बोला है 2000 के पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होगा, यानी कि हम पहले 2000 का पूर्ववर्ती निकालेंगे। पूर्ववर्ती तो -1 करेंगे, ये होता है आपका 1999 1999। और उसका परिवर्ती, परिवर्ती मतलब उसके बाद की संख्या। ये बोल रहे हैं 2001, लेकिन जब इसके बाद की संख्या इसमें एक और ऐड करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर होना चाहिए था 2000, लेकिन इसमें आंसर नहीं है 2000। यानी कि 2000 का पहले पूर्ववर्ती निकालेंगे तो आएगा 1999। फिर बोल रहा है वो का परिवर्ती, यानी कि उसमें एक और हम जोड़ देंगे तो आपका 2000 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2001 दिया है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ए आंसर आपका गलत हो गया। बी में देखिए, बी को सॉल्व करते हैं। फिर आपको दिया उसने 2000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी कि एक करेंगे माइनस, तो
1999 आएगा। का पूर्ववर्ती फिर से एक बार -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1998। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 1999 है और आंसर हमारा जो आ रहा है सॉल्व करने को वो आ रहा है 1998, इसलिए आंसर बी भी आपका गलत हो गया। अब सी आंसर हम देखते हैं। तो 2000 के परिवर्ती 2000, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2000 के परिवर्ती, परिवर्ती मतलब आगे की एक संख्या, तो उसमें एक को जोड़ेंगे तो आपका आता है 2001 के परिवर्ती। यहाँ तक का तो हमने निकाल लिया। का पूर्ववर्ती, का पूर्ववर्ती यानी कि उसमें से एक को हमें माइनस करना है, फिर से परिवर्ती यानी कि जो संख्या है उसमें से एक को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ रहा है, हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 2000। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2000 का पूर्ववर्ती 2000 ही आंसर आ रहा है, यानी कि उत्तर हमारा आ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है सी वो आपका सही हो गया। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे इस तरह के, कैसे इनको सॉल्व कर सकते हो और किस तरह के क्वेश्चंस और भी बन जाएंगे आपके।